वालेकुम। जी मैम। यस मैम मैम। 3 लोगों के टाइम तो नहीं गुजर गया? हम तो बड़ी मुश्किल से उठे हैं फातिमा। लेकिन सवेरे सवेरे उठ के देखना पढ़ने का मजा और ही आता है। चलो बाकी क्लास भी आ जाए तो फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं। 10 लोग हो गए हैं ना, तो 16 लोग हो जाते हैं ना, 16 लोग, फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं। यस मैम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम मैम। स्टार्ट कर दें? जी मैम। चलो ठीक मैम। है। 17 लोग हो गए हैं तो काफ़ी हो गए। अच्छा, अब ये है कि कल हम लोग जो कर रहे थे अपना नॉर्मलाइज, जिसमें करना था हम लोगों ने सेट को ना, पहले तो मतलब हम लोगों ने इसके आइगन फंक्शन निकाले। तो सामा ठीक किया, सामा ने मुझे भेजा ये n इज इक्वल टू 0 लगा के, मतलब जब लैम्डा इज इक्वल टू 0 लगाया था तो उसमें हमारे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब सम कांस्टेंट आ रहा है। तो इट मीन्स के आप लोग यहाँ पे देखो वाई एन जो 5 वाला एक्सप्रेशन है जहाँ मेरा कर्सर है, अगर यहाँ पे आप लोग n इज इक्वल टू 0 रखते हो तो जस्ट आपके पास क्या रह जाता है, ए नॉट, मतलब जस्ट कांस्टेंट, वन कांस्टेंट। ठीक है। तो जो सामान्य भेजा था उसमें भी उसका जो आंसर है वो एक कांस्टेंट आ रहा था। तो कांस्टेंट से मुराद क्या है कि अगर हम कांस्टेंट की वैल्यू को 1 भी तो ले सकते हैं ना, तो यहाँ से उसने जो है वो इसको एज ए 1 लिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद फिर ये cos x आ गया, मतलब जब n इज इक्वल टू 1 लिया तो ये cos प्लस sin x आ गया, तो उसने उनको अलग-अलग करके लिख दिया। फिर इस तरह से जब n को 2 लिया तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो cos 2x और sin 2x आ रहा है, तो इस तरह से उसने लिख दिया। अच्छा, अब अगला काम उसने क्या किया, थ्योरम 14.4 कौन सा वाला यूज कर रहा है वो आपका 14.4 थ्योरम, जिसमें मेरा ख्याल है आप लोगों ने ऑर्थोगोनैलिटी को चेक किया था ना। मैं इसको जरा देखती हूँ। अच्छा, ये 14.2 ऑफ द आइगन फंक्शन इक्वल टू डिफरेंट, ये 14.6 है मेरा ख्याल है। सेक्शन कर लेना इसलिए, लेकिन देख लेते हैं कौन सा थ्योरम है। थ्योरम 14 पॉइंट नहीं 1 है ये बड़ा, ये रियलिटी ऑफ इस वाले का रेफरेंस वो दे रहा है। अच्छा, 14.6 ही है ये वाला आपका। ठीक है। ऑर्थोगोनैलिटी एंड ऑर्थोनॉर्मल सेट्स ऑफ फंक्शंस विद अ वेट फंक्शन। तो अब यहाँ पे जो है वो इसी हेल्प से हम लोगों ने जो है उसको करना है। मैं 14.4 वो अपने उनको कह रहा है जो हम लोगों ने कल अपने थ्योरम्स किए थे, याद आया? जी मैम। ये वाले जो थ्योरम है ना जो कल हम लोगों ने किया था कि हमारे जो आइगन फंक्शंस हैं वो ऑर्थोगोनल होते हैं, तो वो इनके रेफरेंस के तौर पर, ये तो रियलिटी वाला था, ये ऑर्थोगोनैलिटी के बारे में था ये। लेकिन फिर भी ये भी हमारा जो है ये पीरियोडिक का जो है ये 4.3 बन रहा है, या तो फिर ये 14.6 टॉपिक है। अगर थ्योरम की बात कर रहा है तो फिर ये हमारा 14.3 बन रहा है। फिर दो आइगन फंक्शन जो हैं वो हमारे अगर डिस्टिंक्ट हैं तो वाला तो जो हमने रियल प्रूव किया वो है थ्योरम कल जो किया। नहीं नहीं, वो उसमें तो आइगन वैल्यूज के बारे में था ना, जो आइगन फंक्शन के बारे में था। उसने कहा था अगर वाई एम और वाई एन आर जो दो है डिफरेंट आपके आइगन फंक्शन बन जाते हैं करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज, तो उसके मुताबिक वो कहता है कि हमारा जो वाई एम और वाई एन ऑर्थोगोनल होते हैं। इसका मतलब यह है कि उनको हम लोगों ने इंटीग्रल के अंदर रखना है तो आंसर 0 आ जाता है। इट मीन्स कि अगर इन दो सेट्स, इस सेट में से ना अगर आप दो डिफरेंट आइगन फंक्शंस लेते हो और उनकी आप लोग प्रॉपर्टी लगाते हो ए से बी और उनको वेट फंक्शन 1 रख के आप करते हो चेक, तो आंसर आपका 0 बनना चाहिए। वो ये कहने का मतलब है यहाँ पे, मतलब वो ये चीज एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, बस रेफरेंस उसने अगला थोड़ा सा दे दिया कि बाय थ्योरम 14.3 एनी टू ऑफ दीज आइगन फंक्शंस बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल ओवर द इंटरवल दिस। Furthermore, cos nx and sin nx for the same n are also orthogonal। Since उसने cos nx ले लिया, sin nx ले लिया, और यहाँ पे जब उसने आपका लगाई है प्रॉपर्टी इवन के एन को जो यहाँ पे हम लोग 1 भी रख देते हैं, सेम सेम कर देते हैं ना, तो कहते हैं फिर भी हमारे पास 0 आ जाता है आंसर। मतलब वैसे तो जो आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी कि अगर m इज इक्वल टू एन हो जाता है तो हमारा नॉन जीरो आंसर आ जाता है, और अगर m और n बराबर नहीं होते तो 0 आ जाता है। ऐसे आता है ना, ऐसे आता जी है ना। मैम। जी तो फिर बिल्कुल। यहाँ, तो यहाँ पे फिर क्यों उसने जब m और n को बराबर लिया है तो यहाँ पे हमारे पास आंसर जो है वो 0 आ रहा है। यहाँ पे तो होना तो ये चाहिए था कि नॉन जीरो आंसर आना चाहिए। हम्म
जहर क्यों ऐसा हुआ? मैम मैम जब L को 0 रखा है हमने केस 1 में, हम्म, तो मैम उसमें B 0 नहीं आ रहा, सिर्फ A 0 आ रहा है, एक कांस्टेंट। हाँ एक तो कांस्टेंट मीन्स जी। के B की मैम लैम्डा पे कोई ना कोई वैल्यू हो मिलेगी हमें B पे। हाँ हाँ, तो तभी इस तो आपके वजह से पास यहाँ पे मैम, 1 आया, जी तभी तो यहाँ पे 1 आया हुआ है ना। जी मैम। ठीक है, मतलब हमारे n इज इक्वल टू 0 पे आपकी जो आइगन वैल्यू है एग्जिस्ट करती है। जी मैम। मतलब लैम्डा, सॉरी नहीं, लैम्डा इज इक्वल टू 0 जो ये वाला लिया हुआ है ना आपने, यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 0 पे भी आपका आंसर आ रहा है, और लैम्डा ग्रेटर यस देन मैम। 0 पे भी आपके पास जो है वो सोल्यूशन आ रहा है। मैम हमने तो ऑर्थोगोनैलिटी को नहीं चेक किया, वैसे ही इसको केस 1 को लिया था जैसे हमने क्वेश्चंस किए थे। हाँ हाँ हाँ, ऑर्थोगोनैलिटी को चेक नहीं किया, लेकिन ऑर्थोगोनैलिटी का हम यहाँ पे कहीं भी चेक कर सकते हैं। मतलब हम एक ही जो फैमिली है, जैसे फॉर एग्जांपल cos mx है, cos nx है, और या sin mx sin nx, यहाँ पे m और n जो मर्जी रख लो आप यहाँ पे ना, तो वो पहले चेक हो चुका हुआ है। इसका सोल्यूशन जो है देखो, आपके पास जो सोल्यूशन इसका आया है ना ये पीछे वाले थ्योरम में जो ऑर्थोगोनैलिटी वाला है, यहाँ पे देखो ये कहाँ गया टॉपिक, ये वाला आपका टॉपिक, ये यहाँ पे चेक हो चुके हैं। ये जो आपके आइगन फंक्शन सारे आ रहे हैं ना, इवन के ये सारे साइन की फॉर्म में आ रहे हैं। तो अगर आप इनको साइन sin nx की जगह पे cos mx cos nx रख लो और इनको आप चेक कर लो, तो ये फिर भी आपका पास जो है वो आंसर, जब m और n बराबर हैं देन नॉन जीरो आएगा, अगर m और n बराबर नहीं है देन जीरो आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया? जी मैम। चलो गुड। अच्छा भाई सरताशा, मुझे बताओ कि यहाँ पे फिर क्यों उसने कॉस और साइन एन को जो है वो इकट्ठा लेके चला हुआ है, हालांकि दोनों का एम और एन सेम है, देन हमारा 0 0 आंसर आ गया है। क्यों आया 0? ऐसा क्यों हुआ? मैम इंटरवल पाई और माइनस पाई की वजह, मैम पीरियोडिक नहीं कर रहे हम, इस वजह से होगा शायद। ये ऊपर लाइन लिखी हुई तो हुई है, कहते हैं बाय थ्योरम 14.3 या 3 कर लो, एनी टू ऑफ दीज आइगन फंक्शंस बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल ओवर द इंटरवल दिस, furthermore cos nx and sin nx for the same n are also orthogonal since, यहाँ पे उसने जो प्रॉपर्टी लाई है, ये जो है ये आपका जो cos है वो आपका एक सेट बन रहा है, मतलब cos x cos 2x cos 3x cos 4x cos 5x, इसी तरह से एक हमारे पास सेट बन रहा है sin x वालों का, sin x sin 2x sin 3x sin 4x एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, हमारे पास जो है वो डिफरेंट फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, जैसे मैंने कल एग्जांपल दी थी आपको वो f of x और g of x वाली, मतलब जो पहली लाइन है। ठीक है, उसमें फिर जस्ट हम लोगों ने जो है वो इज इक्वल टू 0 वाली प्रॉपर्टी को देखना होता है। क्लियर कि नहीं क्लियर? मैम जी इनमें मैम। से दो वैल्यूज मतलब cos ऑफ x और cos 2x ली, उसमें भी तो आंसर मेरे पास 0 आया। 0 ही आना है ना। देखो अगर आप एक्चुअली आपका x का मल्टीप्लिसिटी क्या होगी पहले केस में, अगर मैं cos x और यहाँ पे देखो, अगर मैं cos x और cos 2x को लेती हूँ, यहाँ पे आपकी x की जो आपका एंगल है उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या हुई है? 1। ठीक है, इस वाले एंगल में आपके x की मल्टीप्लिसिटी क्या हुई है? 2। तो क्या ये दोनों एंगल सेम है, मतलब m इज इक्वल टू n है इस केस में? नो मैम। नहीं है। तो ये बात हम समझाना चाह रहे हैं कि अगर आप लोग ले लेते हो cos mx और cos nx, तो अगर तो आपका m और n बराबर है देन हमारे पास आंसर 1 आएगा, अगर m और n बराबर नहीं है तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 आएगा। तो अब देखो cos x है और ये cos 2x है, इसमें m और n बराबर नहीं है। अगर मैं इसको m और n की फॉर्म में अगर लेती हूँ ना, इसकी जनरलाइज फॉर्म में, इसको मैं ले लेती हूँ cos mx और cos nx ले लेती हूँ, तो m और n बराबर होने से मुराद ये है कि जो एंगल आपके इस x का होगा वही एंगल आपके दूसरे x का भी होना चाहिए, देन आपका आंसर 1 आता है। अगर वो बराबर नहीं है देन हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, समझ लगी उसे? क्लियर हो गया उसामा? आपको भी क्लियर हो गया? जी मैम। मैम Okay. ये 1/2 स्क्वायर रूट 2 पाई ये कैसे लिखा है इसमें? अच्छा मैं बता देती हूँ आपको। अच्छा ये यहाँ तक पहले तो क्लियर हो गया कि आप अगर एक जैसी एंगल वाले उठाओगे और एक जैसी आप फैमिली उठाओगे तो आपके पास आंसर 1 आएगा, लेकिन अगर आप डिफरेंट फैमिली उठाओगे चाहे उनके m और n बराबर भी हों देन आपका आंसर 0 आएगा। मतलब अगर इवन के यहाँ पे आप ये भी ले लो cos 2x और sin 2x ये ले लो,
यहाँ पे उसने लिया ना cos nx और cos nx लिया हुआ है। अगर आप इसको cos 2x लेके चलो और जब cos 2x लेके चलते हो साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास जो आ जाता है ये साइन का फॉर्मूला बन जाता है। और साइन की इंटीग्रेशन आपने पहले भी चेक किया है कि 0 आ रही है। अच्छा यहाँ पे 1/2 कैसे, अगली वाली बात आ रही थी। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने पीछे देखो जो नॉर्मलाइज सेट बनाए थे वो किस तरह से बनाए थे। हम लोगों ने क्या किया, m और n बराबर किया था तो उसको इज इक्वल टू 1 डाल के हम लोगों ने सेट निकाला। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों ने m इज इक्वल टू n रख के और उसका जब बराबर किया तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया। वहां पे इंटरवल आपका 0 से 1 था और नॉर्मलाइज करने के लिए हमने क्या करना होता है, इसको इज इक्वल टू 1 लेके चलना होता है। ठीक है, 1 लेके फिर आपने इसको सॉल्व करना होता है। फिर जो आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है ना, उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना होता है। उसका क्या करना होता है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना होता है। वहां से आपके पास इस कांस्टेंट की वैल्यू निकल आती है और वो मेरे पास क्या आ गई है इस केस में, जहां पे मेरा कर्सर है 2 स्क्वायर रूट। फिर आपने क्या करना है, वहां पे जो आपका आइगन फंक्शन आया था वहां पे आपने इस कांस्टेंट की वैल्यू लगा देनी है। तो ये हमारे पास जो है ऑर्थोनॉर्मल सेट आ गया। अब देखो ऑर्थोनॉर्मल सेट्स बनाने का तरीका क्या है, हम लोगों ने जो भी हमारा वेक्टर्स होंगे, आइगन वेक्टर्स होंगे, हमने उनको इंटीग्रल के अंदर जो इंटरवल दिया गया होगा उसमें m और n को सेम करके, मतलब जिसमें हमारे पास एंगल सेम आ रहे हैं। अब देखो 1 के साथ क्या आ सकता है, 1 नहीं आ सकता है। ठीक है, cos x के साथ क्या आ सकता है, cos x ही आ सकता है। sin x के साथ क्या आ सकता है, sin x ही आ सकता है। cos 2x के साथ क्या आ जाएगा, cos 2x ही आ जाएगा। मतलब यहाँ पे एक्चुअली m और n उसने बराबर किए हुए हैं। तो उसने पहले काम क्या किया, उसने पहले वाले जो वेक्टर है आइगन वेक्टर है उसको उसने चेक किया 1 के साथ, 1 को 1 के साथ स्क्वायर किया। जब उसने इसको एवेलुएट किया तो आंसर इसका क्या आ गया, 2 पाई। ठीक है, फिर इसी तरह से उसने जो है वो आपका cos x भी अगर करते हो एवेलुएट तो उसका आपका आंसर क्या आ जाएगा, पाई। ठीक है, इसी तरह से sin nx उसने कर लिया ना, इसे उसने कहा दिया कि ये 1 के लिए भी ट्रू है, 2 के लिए भी ट्रू है, 3 के लिए भी ट्रू है और सारी जो वैल्यूज है उनके लिए ट्रू है। तो यहाँ पे उसका आंसर जो है वो पाई आ गया। अब यहाँ पे उसने फिर अगला काम किया, एक स्टेप मिस किया उसने यहाँ पे। एक्चुअली जो आप लोगों ने किया था ना यहाँ पे वो कांस्टेंट के साथ लेके, तो आप लोगों ने साथ में उनका इज इक्वल टू 1 कर दिया था। तो अगर देखो मैं यहाँ पे इसको इज इक्वल टू 1 करके सॉल्व करती हूँ तो हमारे पास जो है वो पहला जो आइगन ऑर्थोनॉर्मल सेट आएगा वो क्या आएगा, 1/2 पाई स्क्वायर रूट। इसको मैं जरा बोर्ड पे क्लियर कर देती हूँ, मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि ये आपको कंफ्यूजन करे माइंड में। क्लियर कर दूँ ये वाला बोर्ड पे बता दूँ ये कैसे जी मैम, जी मैम। सेट ले रहे हैं। यस मैम। मैं इसका बोर्ड जो है अपना एडजस्ट कर लूँ अपनी चेयर पे। अच्छा अब यहाँ पे देखो जो पहला उसने लिखा हुआ है हमारे पास साइन स्क्वायर, मतलब इंसानों का तरीका क्या होता है ऑर्थोनॉर्मल सेट्स बनाने का, कि हम लोगों ने अपने जितने भी साथ में कॉन्स्टेंट्स आ रहे होते हैं उनको भी साथ लेके तो साथ में हम लोगों ने जो है वो इनको इज इक्वल टू 1 ला के सॉल्व कर लेना होता है। तो अब यहाँ पे देखो क्या बनेगा आपका, स्क्रीन शेयर तो हो रही है लेकिन वीडियो नहीं आ रही होगी। जी मैम हो रही है ना। अच्छा अब यहाँ पे देखो कैसे उसने बनाया। सबसे पहले आपके पास जो है वो इस तरह से उसने ले लिया ना, मतलब एक्चुअली तो आपके पास इस तरह से था y n of x इज इक्वल टू a n cos n पाई x, यही है, प्लस साइन b n, यहाँ पे आपके पास है b n और यहाँ पे आ रहा है साइन, पीछे देखो जरा यहाँ पे ये वाली लाइन cos n x है, n पाई x है, cos n x है और यहाँ पे है साइन n x। ठीक है, ये जो जहाँ पे लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप सो यहाँ तक हो गया ना। अच्छा उसके बाद फिर उसने क्या किया, उसने यहाँ पे जो है वो एक्चुअली लेके चल रहा है आपका n इज इक्वल टू 1, पहले 0 पुट किया, फिर 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, इस तरह से। तो अगर देखो मैं यहाँ पे जो है वो आपके n इज इक्वल टू 0 पुट कर रही हूँ तो मेरे पास जो है वो क्या बन जाता है, ये y 0 of x इज इक्वल टू a नॉट। मैम लेफ्ट साइड से बोर्ड जी अब ठीक है। अच्छा अब फिर यहाँ पे जो है जब मैंने इसको रखा n इज इक्वल टू 1 तो फिर मेरे पास क्या आ रहा है, ये y1 of x इज इक्वल टू a1 cos x प्लस b1 sin x। फिर जब मैं n इज इक्वल टू 2 रखती हूँ तो मेरे पास क्या जाता है, y2 of x इज इक्वल टू a2 cos 2x प्लस b2 sin 2x। ठीक हो गया। अच्छा अब वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि अगर हम लोग एक ही तरह की फैमिली से बिलोंग करवा रहे हैं इसको तो फिर हमारे पास आंसर जो है
वो एम और एन वाली बात हमने करनी है। लेकिन अगर वो डिफरेंट फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं तो फिर हम लोगों ने जो है वो एम और एन वाली बात नहीं करनी। मतलब कहने का उसका मतलब क्या है, यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया ना इस तरह से। अब वो लिख किस तरह से रहा है, अब वो इस कांस्टेंट को एज ए कंसिडर कर रहा है एज ए 1, इनको वो दोनों को ब्रेक करके लिख रहा है, ठीक है। इसको ब्रेक करके कैसे, किस किस पार्ट में लिखा है, मैं थोड़ी दूसरी बात पर लिख रही हूँ। इन दोनों को ब्रेक करके वो किस तरह से लिख रहा है, जो आपके पास ये वाले हैं इसको एज ए ले रहा है cos x, इसको उसने ब्रेक किया cos x और sin x की फॉर्म में, इसको उसने ब्रेक किया cos 2x और sin 2x इसकी फॉर्म में ब्रेक करके लिख रहा है ना। ये देखो जो लाइन यहाँ मैं कर्सर लेके जाती हूँ, जी मैम। ये cos x sin x cos 2x। तो एक्चुअली वो क्या कर रहा है यहाँ पे, वो आपके जो कॉन्स्टेंट्स हैं, जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं उनको एज ए 1 कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन आप परेशान ले सकते हो ऐसे करके आप, मतलब अपना खुद सेट बना लो। मतलब आप पहले ले लो a नॉट, फिर ले लो a1 cos of x, फिर ले लो b1 sin of x, फिर ले लो a2 cos 2x, फिर ले लो b2 sin 2x, ठीक है ना। मतलब जनरलाइज फॉर्म में अगर मैं देखती हूँ तो जो मेरे पास सेट आ रहा है, जो मेरे पास जनरलाइज फॉर्म में सेट आ रहा है वो एक्चुअली किस तरह से आ रहा है, an cos nx और मेरे पास आ रहा है bn sin nx, सही हो गया ना। अच्छा, अब और फिर ऑर्थोनॉर्मल बनाने के लिए हम लोगों ने क्या कहा हुआ है, हम लोगों ने जो है ये प्रॉपर्टी की हुई है, हमने ये प्रॉपर्टी की हुई है a से b, यहाँ पे हमारे पास वेट फंक्शन भी आ जाता है wx, यहाँ पे हम कहते हैं phi m of x phi n of x dx, इसका आंसर होता है 0 के अगर m और n बराबर नहीं है, इसका आंसर होता है 1 के अगर m और n बराबर है। इतना तो पता है ना। अच्छा, ऑर्थोनॉर्मल सेट्स बनाने के लिए हम लोगों ने क्या करना होता है, हम लोगों ने जो हमारे सेट दिया होता है हम लोगों ने उसको लेके जो इंटरवल दिया गया होता है, अगर यहाँ पे इंटरवल कितना है -π to π, ये a नॉट मल्टीप्लाई बाय a नॉट dx कर लेना, जैसे पहले हम लोगों ने काम किया। मतलब हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 1 लेके चलेंगे, क्या करेंगे हम लोग इसको 1 इज इक्वल टू 1 लेके चलेंगे। मतलब हर वेक्टर को अपने साथ ही मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के। यही कहता है ना ये, अगर वेट फंक्शन को 1 ले लिया, m और n बराबर होने का मतलब क्या है कि हर फंक्शन, हर आइगन फंक्शन एक्चुअली अपने साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, देन उसका आंसर जो है 1 आ रहा है। अगर उसका आंसर अगर अपने साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, किसी और उस सीक्वेंस के किसी और एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका आंसर 0 आ रहा है। सिंपल सी बात में उसने ये समझाया हुआ है आपको। वो जो कॉम्प्लिकेशन पढ़ा हुआ है ना, अगर m और n बराबर नहीं है देन 0 आता है, अगर m और n बराबर है देन 1 आता है। उसका मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर वो इटसेल्फ इसकी मल्टीप्लिकेशन है देन वो आपके पास जो है 1 के इक्वल आ जाएगा, अगर इटसेल्फ मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो हमारा आंसर जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। बस ये कहना है उसने। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई किया तो जस्ट क्या रह गया, ये मेरे पास a नॉट स्क्वायर रह गया, अंदर इंटीग्रल में क्या आ गया -π to π, और ये 1 का स्क्वायर जो उसने लिखा है dx, अगर इसको एवेलुएट करते हो तो ये मेरे पास आ जाता है x को जब मैं लेती हूँ अपर लिमिट लगाती हूँ तो पाई आ जाएगा, लोअर लिमिट लगाती हूँ तो -π है, तो नेगेटिव पाई के साथ करती है तो ये 2π आ जाएगा। तो एक्चुअली आपके पास क्या आ गया, ये आ गया a नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2π, और अगर मैं a नॉट लेती हूँ तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट मैंने कहा था लेना है, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 स्क्वायर रूट पाई, ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जो ऑर्थोनॉर्मल्स, अब आपके पास जो है a नॉट स्क्वायर जो है वो 2π स्क्वायर रूट के इक्वल आ गया। अब आपने क्या करना है, जो आपके पास सेट आया है उसके साथ आप लोगों ने जितने भी आ रहे हैं उन सारों के साथ इसको जो है वो डिवाइड कर देना है। देखो जैसे पहले काम क्या हुआ आपके पास, ये पीछे वजह सेट को इसलिए मैं साथ साथ लेकर चलती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हम लोग एक्चुअली क्या काम कर रहे हैं। ये वाला मैम इक्वल टू 2π कैसे किया, एवेलुएट किया ना उसके बच्चे। तो मैम हम इक्वल टू लिखेंगे उसको सामने, कैसे, ये देखो इसको यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू 1, ऐसे नहीं गलत किया मैंने, ये वाला 1 आ गया, और उसके बाद फिर आपने जब उसको वो पहला स्टेप एक मिस किया ना, इसलिए फिर वो गलत हो गया। मतलब वो 2π आना था ना, मैंने लिखने से लिख दिया a नॉट का स्क्वायर, जब आपने इसको एवेलुएट किया तो यहाँ पे आ गया x, अपर लिमिट आ गई आपकी -π, ये आ गई पाई, और इज इक्वल टू 1, वो इक्वल टू आपका 1 नहीं आता, 2π नहीं आ रहा, वो 2π का स्क्वायर रूट हो जाएगा। अच्छा चलो, ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में आपका a नॉट का स्क्वायर, और यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हो तो ये आपके पास आ जाएगा 2π और विच इज इक्वल टू 1,
ओके सही। जी मैम। अच्छा, अगले स्टेप में फिर क्या हो जाएगा, ए नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 पाई। हाँ 1/2 पाई आ रहा था, थैंक यू ताशा ने बोला, जिसने बोला मैंने आपकी मिस को किया साइड पे बार। अच्छा यहाँ पे देखो अब आपके पास क्या आ जाएगा, ए नॉट, मैंने कहा था क्या साइन लेना होता है आप लोगों ने, पॉजिटिव साइन, तो क्या आ जाएगा 1/2 पाई स्क्वायर रूट। अब देखो जो पहला उसने सेट बनाया कहाँ गया, नहीं चाहिए होगा ये वाला, ये वाले पहले वाला सेट आ गया 1/2 पाई स्क्वायर रूट, ठीक है, मतलब पहले वाले के साथ। अब दूसरे वाला हम लोग निकाल लेते हैं, दूसरा कैसे निकालना है। दूसरे के लिए मैंने क्या बोला आप लोगों ने, जब भी किसी भी सेट को अपने साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास क्या आएगा, 1 लेना है आप लोगों ने। तो अच्छा अब दूसरा सेट हम पिक कर लेते हैं, A1 cos x, उसके साथ बना देते हैं कि ये किसके इक्वल है। तो क्या करना है आप लोगों ने, -π to π A1 cos x और cos x को आपस मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, A1 का स्क्वायर cos स्क्वायर x का स्क्वायर dx और इक्वल टू 1 लिया, ठीक है। जब मैंने यहाँ से A1 के स्क्वायर को बाहर निकाला, इस पे प्रॉपर्टी लगाओ अपनी, -π से π cos x को मैं लिख सकती हूँ 1 + cos 2x over 2 dx इज टू 1, ठीक है। और अगले स्टेप में अगर आप इसको ले लेते हो करते हो तो ये 1 का स्क्वायर ओवर 2 और अंदर आपके पास क्या रह जाता है, इंटीग्रल में -π से π 1 + cos 2x और साथ में क्या आ जाता है आपका dx इज इक्वल टू 1, ठीक हो गया। अच्छा अगले स्टेप में आप इसको एवेलुएट करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा A1 का स्क्वायर ओवर 2 और 1 + ये cos x 2x की क्या आ जाएगी, sin 2x ओवर 2 1। अच्छा अब आगे अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, A1 का स्क्वायर ओवर 2, लिमिट लगाओ जरा यहाँ पे, ये आ जाएगा x की जगह पे पाई, फिर -x की जगह पे क्या आ जाएगा, -π 2 पाई का, सही। अब साइन की जगह पे लगाओ, साइन चाहे 2 पाई हो, साइन चाहे -2 पाई हो, आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो +0 और इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर आप इसको लेके जाते हो तो ये क्या जाता है आपके पास, A1 का स्क्वायर, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दो, A1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/π आ जाएगा। तो A1 किसके इक्वल आ जाएगा, 1/π स्क्वायर रूट, क्लियर हो गया। अब देखो अब जो पहले वाला है कांस्टेंट, उसकी वैल्यू आ गई आपके पास 1/2 पाई स्क्वायर रूट, तो 1 के साथ 1 के नीचे 1 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका, वो जो A0 की वैल्यू आई है तो वो क्या आ रही है 2/π स्क्वायर रूट, ठीक है। cos x के साथ क्या आ रही है, अभी हम लोगों ने निकाली cos x और इसकी जो कांस्टेंट है स्क्वायर रूट 5। इसी तरह से आप साइन वाला कर लोगे, साइन के लिए क्या यहाँ पे साइन स्क्वायर x आ जाएगा, साइन स्क्वायर x को ब्रेक करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 - sin cos 2x आ जाएगा, 1 - cos 2x 1 - cos 2x और अगेन यहाँ पे आपके पास जो है वो cos 2x की इंटीग्रेशन sin 2x आ जाएगी। जब आप उसको एवेलुएट करोगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, जस्ट ओनली इसकी वैल्यू आ जाएगी 2π और वहां पे b1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी आपकी, 1/π स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से आपने वो सेकंड साइड लगा लेना है, sin x ओवर π स्क्वायर रूट x, इस तरह से आ जाएगा, क्लियर हो गया। फिर इसी तरह से आपने cos 2x ले लेना है, अगले वाला जो सेट है cos 2x ले लोगे इसको A2 के साथ, यहाँ से एज इट इज आपने इसको पिक कर लेना है A2 cos 2x, तो यहाँ जब स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा A2 स्क्वायर cos 2x का होल स्क्वायर आ जाएगा और A2 स्क्वायर बाहर cos 2 स्क्वायर के ऊपर आपके पास अगेन वो फॉर्मूला लग जाएगा 1 + cos 4x वाला फॉर्मूला लग जाएगा और मतलब एंगल ही डबल होते जाने हैं ना, जितने भी आपके एंगल्स हैं। अगर वो साइन स्क्वायर है तो आपके पास जो है वो माइनस फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा, अगर आपके पास cos वाला है तो आपके पास cos 1+ वाला फॉर्मूला हो जाएगा डबल एंगल के साथ। अगर ये 2x है तो वहाँ पे 4x हो जाएगा और अगेन जब आप उसकी इंटीग्रेशन करोगे तो साइन वहाँ पे फंक्शन आएगा और साइन की जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास जो है वो cos की इंटीग्रेशन साइन आएगी और लिमिट अप्लाई करोगे तो हर जगह पे 0 बनता जाएगा। इसलिए उसने देखो हर जगह पे आपके पास अगले जितने भी आपके पास फंक्शंस आ रहे हैं, आइगन फंक्शंस आ रहे हैं, उन सारे के डिनोमिनेटर में उसने क्या लिखा हुआ है, पाई स्क्वायर रूट साइन 2x के नीचे भी क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर रूट, इवन के साइन nx ले लेते हो अप टू सो ऑन cos nx, इसके नीचे भी पाई स्क्वायर रूट आ जाएगा और साइन
nx, इसके नीचे भी आपका पाई स्क्वायर रूट है। इसलिए लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि बीच में आपके पास हो सकता है कि वो काफी सारे फंक्शंस और भी आ रहे हो, लेकिन अगर आप लिख भी दो तो फर्क कोई नहीं पड़ता। मतलब इन जनरल फॉर्म हम कह सकते हैं cos nx और sin nx की इसकी जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, उसका पाई स्क्वायर। समझ लग गई कैसे आप लोगों को नॉर्मलाइज सेट निकालना है और नॉर्मल सेट निकालना है? जी मैम। क्लियर हो गया? पिछले वाले एग्जांपल में जस्ट यहाँ पे आपके पास 1 रह गया था, यहाँ पे ए के फंक्शन था, टॉप को मैं दोबारा कर दी, यहाँ पे आपके पास ए के फंक्शन रह गया था, मेरा साइन एक्स था या कॉस एक्स था, मुझे साइन एक्स था शायद वो, तो इसलिए फिर आप लोगों को वहाँ पे जो है वो सिंपल ए के फंक्शन लेके चलना पड़ा। लेकिन यहाँ पे अब आपके पास क्या है, कम्बिनेशन है, लीनियर कम्बिनेशन आ गया, लेकिन आपने उसको भी ब्रेक कर लेना है। फिर आपने देखो रख के देख लिया कि अगर 0 लिया तब क्या आया, 1 लिया देन क्या आया, तो ये दो मेरे पास डिफरेंट अब आपके पास, हालांकि ये आपके पास सोल्यूशन तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे साइन एक्स को और कॉस एक्स को अगर आप लेके चलते हो ना इंटेग्रल के अंदर, इवन के इनका एंगल सेम है, लेकिन फिर भी इनको जो है वो आपका जो आइगन इसका जो नॉर्मलाइज्ड वेक्टर है वो आपके पास 0 के बराबर आएगा। ये देखो यहाँ पे उस एग्जांपल यहाँ पे लेके दिखाई हुई है, cos nx sin nx, मतलब एक ही फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं ना, यहाँ से उसने ले लिया, तो वो कहता है कि फिर भी हमारे पास आंसर 0 के बराबर आया। इसका मतलब यह है कि आपको कहने का सिंपल मतलब यह है कि अगर हर फंक्शन हर आपके पास आइगन फंक्शन अपने साथ ही हम उसकी मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, देन उसका आंसर जो है वो 1 के बराबर आ जाएगा, और अगर हम उसके किसी और के साथ लेते हैं तो देन हमारे पास आंसर जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, या अगर हमने नॉर्मलाइज सेट के लिए करना है तो उसको इज इक्वल टू 1 लेके चलना है, मतलब जरूरी नहीं है कि हमारे पास आंसर 1 के बराबर ही आए, वो हमारा ग्रेटर देन 0 आएगा। जैसे हम आइगन फंक्शन की डिस्कशन करते हैं, हम कहते हैं ऑर्थोगोनैलिटी की, सॉरी, हम ऑर्थोगोनैलिटी के बारे में क्या कहते हैं कि अगर m और n बराबर हैं देन हमारे पास आंसर जो है वो 0 आ जाता है, नहीं नॉन 0 आ जाता है, और अगर बराबर नहीं है देन 0 आ जाता है, उसमें मतलब 1 होना कंपल्शन नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि जब भी हम लोगों ने नॉर्मलाइज्ड वेक्टर्स निकालने हैं, नॉर्मलाइज्ड सेट निकालना है, उसके लिए हमने क्या करना है, कंपल्शन क्या है कि हमने जो भी आपके आइगन फंक्शंस होंगे उनको अपने साथ मल्टीप्लाई करके आपने इज इक्वल टू 1 लेके चलना है, और जब फिर आपके पास वहां से कांस्टेंट की वैल्यू निकल आएगी तो वो दो रूट आपके पास आ रहे होंगे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आपने वहां से जस्ट प्लस वाले को पिक करना है। मतलब ये आपके आइगन नॉर्मलाइज वेक्टर्स की जो है वो रूल है कि हम लोगों ने जब कांस्टेंट्स लेने होते हैं तो उसको हम लोगों ने पॉजिटिव लेके चलना होता है। ठीक है, उसकी ये रीजन है कि हमारे पास जो सेट ये वाला आ रहा है उसमें हमारी जो सारी की सारी वैल्यूज है वो कैसी आ रही हैं, ग्रेटर देन 0 के लिए आ रही है। यहाँ पे देखो 0 1 2 3 अप टू सो ऑन ना, तो फिर हम इसलिए हम लोगों ने कांस्टेंट्स को पॉजिटिव लिया। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? मैम ओके गुड। तो अब आगे हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं अभी, फिर अगला जो ग्रीन फंक्शन है उसको हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो इसमें देखो वो क्या कहता है, आइगन फंक्शंस, आइगन इसकी ज्यादा समझ नहीं आएगी क्योंकि अभी आप लोगों ने वो जो लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन एंड बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको आप लोगों ने नहीं पढ़ा कि, तो इसलिए जस्ट इसको आप लोगों ने रीडिंग के हद तक तो देख लेना है। तो जो समझने वाली बात है, जो जिस तरह से हम लोगों ने इस एग्जाम्पल को समझा, वो आपको यहाँ पे थॉरोली समझनी है कि जब तक कि हम अपने लीजेंडर्स फंक्शन ना निकाल लें, जब तक हम अपने बेसल फंक्शन ना निकाल लें। तो इंशाल्लाह जब आप लोग अपने 13 एंड 14 चैप्टर, नहीं वो चैप्टर है आपका, या हाँ शेयर हो जाएगी, लेकिन यह है कि पहले हम लोग ये करते हैं। वो चैप्टर नंबर्स हैं आपकी बुक के इसी में ही आपके आते हैं। लीजेंडर्स का है 12 और बेसल्स का है 11 एंड 12 चैप्टर भी जब आप करोगे ना इंशाल्लाह तो फिर आपको समझ आ जाएगी। तो ये आपके पास लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन है, कहते हैं कि कंसीडर आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस ऑफ सिंगुलर एसएल सिस्टम के बारे में उसने एग्जांपल किसके लिए है, लीजेंडर्स एंड बेसल की दो जो है उसने इक्वेशंस ली हैं। तो कहते हैं कि एज ऑलरेडी मेंशन्ड दिस इक्वेशन इज एन एग्जांपल ऑफ अ सिंगुलर एसएल डिफरेंशियल इक्वेशन since p of -1 is equal to p of 1 is equal to 0, so there is no boundary condition at x is equal to 1 and at x is equal to minus and positive 1. We want bounded solution on this interval, so we choose lambda is equal to n into n plus 1 with n is equal to 0 1 2 3. These are the eigenvalues of this problem. The corresponding eigenfunctions are non-zero constants multiples of the Legendre polynomial pnx. तो ये Legendre polynomial क्या है, ये एक बहुत लंबी सारी सी polynomial है, ये जब फिर हम इंशाल्लाह करेंगे तो फिर आपकी ये डिस्कशन हो जाएगी। तो जस्ट उसने यहाँ पे आपने ये माइंड क्या रखना है, एज ए एमसीक्यू अगर ये आ जाता है आपको ना इस लेवल पे मिड टर्म तक, तो आपके जो लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका आइगन वैल्यू क्या होगी, n into n plus 1, और n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका 0 1 2 3 से। एक तो
हाँ, एक तो आपने इस लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई भी कर लेना है या याद कर लेना है, मतलब आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। जैसे कुछ इक्वेशन लिखी होती हैं तो पूछा जा सकता है कि इसमें से लीजेंडर्स कौन सी है या बेसल्स कौन सी है, या अगर इसका नाम पूछा जाए तो क्या वाकई ये लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन है इस सेंस में। और फिर अगर इसके आइगन वैल्यूज पूछी जाए तो आपने याद रखना है कि ये n×n+1 है इस स्टेज तक। बाद में तो आप लोग खुद भी इसको इंशाल्लाह ड्राइव कर लोगे ना। और इसकी जो है n की वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके सारे पॉजिटिव नंबर्स। और जो लीजेंडर पॉलिनोमियल है Pnx के बराबर है, ये इवन के आपको हम यहाँ पे नजर नहीं आ रही कि ये Pnx क्या है, हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, लेकिन जस्ट आपने इसका Pnx याद रखना है, Pn(x). ये पॉलिनोमियल फिर हम लोग ड्राइव करेंगे इंशाल्लाह। आगे जो है ये हमारी बेसिस डिफरेंशियल इक्वेशन। बेसिस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो शक्ल होती है ना, सब शक्ल वो इस तरह से होती है, x², जिससे पहले आपको नजर आई थी, ठीक है, x² y डबल डैश प्लस x×y डैश प्लस आपके पास जो है वो एक क्यू था और एक p था। जो स्टार्ट में आपकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये हर्माइट्स है, और ये आपके पास जो सेकंड थर्ड एग्जांपल जो दी हुई है, ठीक है। तो ये किस तरह से नजर आती है, x² y डबल डैश प्लस x×y डैश प्लस x² माइनस n²/y=0। तो यहाँ पे उसने जो है वो उसको ट्रांसफॉर्म किया है, यहाँ पे जो यहाँ पे मेरा कर्सर आ रहा है ना, उसने उसको एसल फॉर्म में शो करने के लिए ऐसे शो किया हुआ है। अदरवाइज जो बेसिस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको आपने याद कैसे रखना है, इस सेंस में रखना है कि जो डबल डेरिवेटिव है उसका कोफिशिएंट x², जो सिंगल डेरिवेटिव है उसका कोफिशिएंट x, और यहाँ पे फिर आपके पास x² माइनस n²/y=0। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या है, बेसिस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। हालांकि आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या नजर आ रहा है, नताशा क्या ऑर्डर नजर आ रहा है, शाबाश 2 नजर आ रहा है, ठीक है ना, इसका ऑर्डर 2 है। लेकिन हम कहते हैं दिस इज बेसिस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। तो हम इसको क्यों कहते हैं कि इसका बेसिस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, जब हम इसके आइगन इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे ना तो इसके n सॉल्यूशंस निकलते हैं, उन सॉल्यूशंस को हम कहते हैं बेसल फंक्शंस, ठीक है। वो बेसल फंक्शंस जो है वो एक्चुअली ऑर्डर n के होते हैं, इसलिए हम कह देते हैं कि दिस इज बेसिस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, इस n की वजह से। तो जितना ये जो नंबर यहाँ पे होगा उसको उतने सॉल्यूशन निकलेंगे। अगर यहाँ पे आपके पास 2 हो जाता है, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल 4 हो जाता है ना, तो 4 से मुराद क्या है, ऑर्डर 2। अगर यहाँ पे सपोज दैट 1 आ जाता है तो ये बेसिस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 आ जाएगी। तो इसको भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस सिंगुलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसने यहाँ पे आपके लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताया, और फिर उसने जो है यहाँ पे ग्रीन फंक्शन स्टार्ट हो गया ना, इसको तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। ये एग्जांपल भी होगी, इसकी डिस्कशन हो रही थी। ग्रीन फंक्शन क्यों पहले आ गया, इससे पहले वो हमारा नहीं आ रहा था, अच्छा ये आ रहा। अच्छा, यहाँ पे आप देखो उसने बेसिस डिफरेंशियल इक्वेशन ली, कहता है विद y ऑफ 1 = 0 ओवर द इंटरवल 0 से 1। अब देखो ये बाउंड्री कंडीशन किसके ऊपर दी हुई है, राइट हैंड पॉइंट के ऊपर दी हुई है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपकी y ऑफ 0 वाली कंडीशन नहीं दी हुई। तो अब आपके पास जो बेसिस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो p है, p ऑफ x, वो किस पॉइंट पे 0 बन रहा है, इसका p ऑफ x पहले आइडेंटिफाई करो ना, p ऑफ x क्या है इसका x, तो किस पॉइंट पे 0 बन रहा है, लेफ्ट हैंड पॉइंट पे 0, ठीक है, 0 पे 0 बन रहा है। तो इसका मतलब यह है कि 0 पे कोई बाउंड्री कंडीशन नहीं होगी, और हमारी एक ही बाउंड्री कंडीशन दी हुई है 1 के ऊपर। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन मस्ट बी बाउंडेड एट x = 0 पे, ये हमारी सेकंड कंडीशन होगी, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टाइप 1 सिंगुलर स्टर्म लिवरली सिस्टम प्रॉब्लम। कहता है वी नो दैट लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ बेसिस इक्वेशन इज दिस। तो ये जो jnx है ये है बेसिस फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, और ये जो ynfx है ये हमारा है बेसिस फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड, ठीक है। इसको बस आपने माइंड में रखना है फिलहाल। ये कैसे है, ये जब हम इसको ड्राइव करेंगे फिर इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बस ये अपने माइंड में रखना है कि जितना उसका ऑर्डर होता है वो यहाँ पे इसके बेसल फंक्शन के इंडेक्स के तौर पे आ जाता है। तो ये बेसिस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर क्या थी, n थी ना, ये तो हमने ट्रांसफॉर्म किया हुआ है, ये तो ट्रांसफॉर्म करके लिखी हुई है ना, आपने उसी को याद रखना है, x² y डबल डैश प्लस x×y डैश प्लस x² माइनस n²/y=0, उसी को याद रखना है आपने। तो उसमें जितना उसका ऑर्डर होगा यहाँ पे बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 1 में ऑर्डर में यहाँ पे इसका ऑर्डर यहाँ पे आ जाएगा, और वहाँ पे लैम्डा x आ रहा है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे जो है जो भी नंबर होगा ना x² माइनस n² की जगह पे, तो इसका मतलब यह है कि इसके जो लैम्डा जो n है एक्चुअली इसने इसको क्या लिया हुआ है, n = लैम्डा लिया होगा, और n जब स्क्वायर रूट लिया है तो वहाँ पे फिर लैम्डा स्क्वायर रूट आ गया। जी जी मैम हमें कैसे पता चलेगा कि ये बेसल इक्वेशन है या कोई और? याद रखो, याद करना, यही तो बता रही हूँ। जितनी 4-5 इक्वेशन आई उनको याद कर लो ना, मेमोराइज कर लो ना,
बेसिस डिफरेंशियल इक्वेशन, लेजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन, इनको तो कम से कम याद कर लो ना, क्योंकि ये तो तुम लोग ने पढ़नी है आगे जाके। वैसे तो याद खुद ब खुद हो जानी है, ये ओके मैम। धक्के से याद हो जानी है, और ये सॉल्यूशन लिखने का तरीका भी धक्के से याद हो जाना है, ठीक है, क्योंकि आगे हमने इनको जाके पढ़ना है इंशाल्लाह। तो ये है बेसिस फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड जे, और जो y है वो बेसिस फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड है, ऑफ ऑर्डर n। तो ये सॉल्यूशन जो है वो आप लोगों ने कैसे लिखना होता है, जो यहाँ पे आपके पास होता है स्केलर, उसको यहाँ पे बस कॉपी पेस्ट कर देते हैं स्क्वायर रूट के साथ। तो यहाँ पे कहते हैं कि टू हैव अ सॉल्यूशन दैट इज बाउंडेड एट x अप्रोचेस टू 0 प्लस वी मस्ट चूज b इज इक्वल टू 0। ये कैसे 0 है ये भी मैंने कहा पता नहीं चलेगा आपको। तो कहते हैं इक्वेशन 2 रिड्यूसेस टू, इसका b 0 के बराबर आ गया, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है, बस इसको पढ़ लो एक दफा। कहते हैं यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन y of 1 is equal to 0 we have y of 1 is equal to a j n lambda scale root is equal to 0। कहते हैं no 8 not equal to 0 to avoid the trivial solution, so we must have Bessel function is equal to 0 फर्स्ट काइंड का। तो उसने फिर उसके सॉल्यूशन को mu1 mu2 से रिप्रेजेंट